हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज हम डिस्कशन करेंगे एरियल एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस यूनिट नंबर 9 का। ये दूसरा सबसेक्शन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम एरियल एस्पेक्ट के बचे हुए जो मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए अक्टूबर अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए मैंने जो ये एक ऑफर है ये रिलीज किया है। 65% पर ये ऑफर है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप ये ऑफर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो टोटल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट, वो 3000 है, लेकिन 3000 में आपको ये ऑफर नहीं मिल रहा है, बल्कि जो नोट्स हैं, नोट्स आपको 65% ऑफ पर मिल रहे हैं। ये नोट्स एनटीए यूसनेट ज्योग्राफी पेपर 2 सब्जेक्ट के लिए होंगे। इसमें यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक आपको सभी यूनिट्स के नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव मिलेंगे। डिटेल्ड में ये नोट्स होंगे, आप इनको ले सकते हैं। इस ऑफर में क्या क्या मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं। इस ऑफर में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्लीट 10 यूनिट्स के नोट्स होंगे। ये नोट्स हैं, वीडियोस नहीं है। वीडियोस के लिए कंप्लीट बैच आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अब से 3000 का 65% ऑफ कितना होता है ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 यूनिट तक के सारे नोट्स मिलेंगे आपको। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में एग्जाम के टिप्स क्या होंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स होंगे। हमारा टारगेट इन नोट्स को पढ़ने के बाद, अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है, नोट्स को ठीक से पढ़ा है और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे पूछा है, तो आप निश्चित रूप से 80+ क्वेश्चन आराम से आप एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जो देखिए, मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप में से जो इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, और मैंने डिटेल्स क्या क्या है वो आपको बता दिया है। पेमेंट आप पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू और फोन पे, इन तीनों मेथड के थ्रू में से किसी से भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट हो जाने के बाद आप मुझे जो सेंड कीजिएगा, और मैं आपको जो टेलीग्राम पेड चैनल है उससे ऐड करूंगा। वहीं पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ नोट जो है वो और भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने सेशन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा आज का। तो इसमें हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन यूनिट 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक, यूनिट नंबर 9 के लिए है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। 80+ क्वेश्चन के टारगेट के साथ ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको एनटीए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बुक परचेस करनी होती है तो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से जाके अमेजोन के थ्रू ये बुक परचेस कर सकते हैं। तो किसी भी बुक के लिंक के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारे बुक के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा क्रैश कोर्स आपके लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है अनअकैडमी पर। इसे ज्वाइन कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट करना, नंबर मैंने दिया रहता है। 12 महीने का प्लान रिकमेंडेड है। इससे ज़्यादा अगर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, तो 24 महीने का भी ले सकते हैं। रिवीजन के लिए ये कम सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं आप। इसमें 10% के डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए, ज्योग्राफी विद अंकित, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ आगे जैसे बढ़ेंगे, आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन में आपको फायदे मिलेंगे। पर्सनल मेंटरशिप है, डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और सुबह 7:30 से 9 बजे मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलूंगा। फिर 10 से 11 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, 6 से 7:30 बजे शाम को अनअकैडमी प्लस पर मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं, ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं। एक तो ज्योग्राफिकल टेक्निक की है, JRF 2021 में। इसमें ये आपके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। एक एक दो दो दिन के गैप पे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। ठीक है, और इनको आप सीक्वेंस में देखिएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अगर सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। मॉडल्स एंड थ्योरीज को आप देख सकते हैं। नोट्स आपको सारे यहाँ पर मिलेंगे। ये फ्री वाले नोट्स हैं और ये हमारा फ्री चैनल है। ये चैनल है, ये ग्रुप है हमारा। और किसी भी क्वेरी के लिए ये मेरा नंबर है 7983188839। व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे, और कॉल तभी कीजिएगा जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सअप आप पहले प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं क्लास में हूँ तो फिर उठा ना पाऊँ। ठीक है ना। तो ये इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हमने जो सिलेबस में तो ये 11 पॉइंट दिए हुए हैं। मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम, बाइफरकेशन रेशियो, जो ये पॉइंट्स है इनको डिस्कस कर लिया, लेकिन हम सिलेबस के बियॉन्ड हम जा रहे हैं और सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में पीछे एरियल एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट होते हैं, लीनियर, एरियल और रिलीफ एस्पेक्ट। तो एरियल कंप्लीट हो गया है, सॉरी लीनियर कंप्लीट हो चुका है, एरियल आज हो जाएगा, फिर हम रिलीफ एस्पेक्ट शुरू करेंगे। इसके बाद मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस कंप्लीट और रिमोट सेंसिंग स्टार्ट। इसमें हमने जियोमेट्री ऑफ बेसिन देखा है एरियल एस्पेक्ट में अभी तक, और ये 5 मेथड देखे हैं कौन कौन से एरियल एस्पेक्ट के शेप में मेथड्स हैं। फिर लॉ ऑफ बेसिन पीरिमीटर, बेसिन लेंथ और बेसिन एरिया हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने एरिया रेशियो भी देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे कहाँ से? तो आज हम लॉ ऑफ बेसिन एरिया से शुरू करने वाले हैं। बेसिन एरिया का नियम, यानी कि बेसिन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र का नियम क्या है, क्या कहता है ये, इसको आपको देखना है। तो जैसे आपने पीछे लॉ, ये बेसिन एरिया देखा है ना, एरिया रेशियो, तो वही उसी के थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन वो एरिया रेशियो है। यहाँ पर क्या बात कहता है, देखिएगा, इट मे बी स्टेटेड दैट द बेसिन एरिया बिकम क्यूमुलेटिव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू सक्सेसिव हायर ऑर्डर। सिंपल सा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम देखेंगे, इन सभी को आप मैच कर दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर दोनों मिला के बनेगी क्या? सेकंड ऑर्डर। वेरी गुड। फिर दोनों को फर्स्ट ऑर्डर को मिला दीजिए, सेकंड ऑर्डर, फिर दोनों फर्स्ट ऑर्डर को मिला दीजिए, सेकंड ऑर्डर। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर से सक्सेसिव हायर ऑर्डर में बढ़ेंगे, तो इनमें इनका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। अगर आप इनका एरिया ऐड कर देंगे और सेकंड ऑर्डर जो बना है इन दोनों का भी एरिया ऐड कर देंगे इन सभी का, तो जाहिर सी बात है आगे जो एरिया कैलकुलेट होकर के आएगा वो इंक्रीज होगा। उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एरिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं सक्सेसिव हायर ऑर्डर में द ट्रंक स्ट्रीम, जो मास्टर स्ट्रीम होती है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर की रिप्रेजेंट करती है द टोटल एरिया ऑफ होल बेसिन। और इन सभी फर्स्ट ऑर्डर से लेकर के जो ट्रंक स्ट्रीम है या मास्टर स्ट्रीम है, इन सब का एरिया अगर आप जोड़ देते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें मतलब ऐड होते जाती है। क्यूमुलेटिव आप समझते हैं संचयी, अगर मैं ऐसे बोलूं इसका एरिया अगर हम निकालें तो जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 3 2, क्यूमुलेटिव का मतलब हो जाएगा 2 में 4 जोड़ दीजिए 6, 6 में अब 6 होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ा 20 और 2 22। तो इसका क्यूमुलेटिव या संचयी टोटल कितना आ गया? क्यूमुलेटिव एडिशन 22 आ गया है। तो ये होता है क्यूमुलेटिव नंबर या क्यूमुलेटिव एडिशन। ठीक है, अब इसी में आपको यहाँ पर अगर एरिया के बारे में बताया जा रहा है तो एरिया से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड और थर्ड से आप फर्स्ट लास्ट तक बढ़ते जाएंगे, तो जो एरिया है वो टोटल ऐड होता जाता है और फाइनल एरिया बढ़ता जाता है। तो इसी हॉल्टन के जो स्ट्रीम नंबर का मेथड है, उसी नंबर के मेथड के आधार पर एएन स्टॉलर ने 1969 में अपना एक मेथड दिया है जिसको लॉ ऑफ बेसिन एरिया बोलते हैं। इसके हॉल्टन के लॉ ऑफ स्ट्रीम लेंथ के आधार पर, सॉरी, ठीक है, जिसमें ये कहते हैं इनटू लॉ ऑफ बेसिन एरिया एंड पोस्टुलेट दैट द मीन बेसिन एरिया, जो बेसिन एरिया का औसत है, मीन माने औसत, ठीक है, मीन मीडियन मोड हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। मीन बेसिन एरिया ऑफ सक्सेसिव हायर स्ट्रीम ऑर्डर टेंड टू फॉर्म ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे जैसे आप एरिया में मतलब स्ट्रीम में इसके ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो इसमें बिगिनिंग से लेकर के जो कि फर्स्ट स्ट्रीम है, जैसे जैसे आप ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें लगातार क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सीरीज में एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट एरिया रेशियो। इसी को हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बार म्यू इज इक्वल टू ए बार वन। वन का मतलब तो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम का मीन एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर आर ए का मतलब क्या हो गया, इज द कांस्टेंट एरिया रेशियो। तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ बेसिन एरिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो एरिया भी क्यूमुलेटिव फॉर्म में इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ। लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है? तो अगर हम बेसिकली इस लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ को देखें तो ये बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी है इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, कैसे करके? तो लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ को बेसिकली हम कहते हैं बायोलॉजिकल लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ। तो इसका फिर जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने कैसे करके इस्तेमाल किया, और जियोमॉर्फोलॉजी के मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में इसका क्या काम है, तो समझिए। लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्लांट ऑल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद टाइम। जैसे आप देखिए प्लांट है, आपने आज किसी प्लांट को, छोटा सा पौधा है उसको लगाया, वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। आपने इस प्लांट को लगा दिया, कुछ इस प्रकार से होगा। समय के साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा,
आज लगाया, 10 साल बाद आप देखिए उसको, या 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसे करके देखेंगे तो इसका, इस प्लांट का, इस ऑर्गेनिज्म का जो इसके पार्ट हैं सभी, उसमें भी वृद्धि होती जाएगी, वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, इसके ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे। सेम एज आप एनिमल में भी ले सकते हैं या फिर प्लांट में भी इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। समय के साथ इसमें रिलेटिव ग्रोथ होना लाजमी है, चाहे वो किसी प्लांट की बात हो या फिर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बात हो, समय के साथ धीरे धीरे करके उसमें इंक्रीज होना, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होना लाजमी है। तो इसी चीज को जो मॉर्फोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया इन मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। सबसे पहले बात देखिए, मेरी मोरिसावा, इनको आपने टेक्नो ज्योग्राफिक मॉडल में भी पढ़ा होगा, जिन्होंने लैंडस्केप मॉडल में जब हम पढ़ते हैं डेविस, पिंक और किंग, तीन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी मोरिसावा भी हैं, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। 1957 में इन्होंने इसको अप्लाई किया मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में। एमजे वोल्डेनबर्ग है 1966 में, एन स्टॉलर है 1969 में, ये सब हैं। इन द फ्लूवियल सिस्टम में इन्होंने इसको अप्लाई किया। ये बताते हैं wherein by the analogy of the measurable properties of drainage basin such as stream length and basin area, ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि स्ट्रीम की जो लेंथ है और बेसिन का एरिया। आप देखिए, पहले अगर हमें स्ट्रीम लेंथ समझ में नहीं आता और बेसिन एरिया अगर हमें समझ में नहीं आता, तो हमें फिर ये एलोमेट्रिक ग्रोथ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, इसीलिए डिटेल्ड में चला रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए और कहाँ पर आपको फिर बाद में एलिमिनेशन करना है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जब स्ट्रीम लेंथ बढ़ेगी, स्ट्रीम एरिया बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा। तो समय के साथ एनिमल और प्लांट्स के जैसे ही इनका एरिया बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो इसी को एलोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है? एलोमेट्रिक ग्रोथ इसी को कहा जाता है। इसको हम किसी ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से, प्लांट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? एन स्टॉलर यहाँ पर कह रहे हैं, एन स्टॉलर क्या कह रहे हैं, हैज सजेस्टेड दैट द इफ क्यूमुलेटिव मीन लेंथ एंड मीन बेसिन एरिया। ठीक है? क्यूमुलेटिव मीन लेंथ, क्यूमुलेटिव शब्द क्या है, मैंने आपको भी पहले सजेस्ट किया है, और क्यूमुलेटिव मीन बेसिन एरिया जो है ऑफ डिफरेंट बेसिन ऑर्डर आर प्लॉटेड ऑन लॉगरिथमिक ग्राफ। ये ग्राफ पेपर होता है, बहुत हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इसमें होती हैं। बिग इसमें कांस्टेंट रेशियो अगर है तो ए स्ट्रेट लाइन ऑफ रिग्रेशन पॉजिटिव पावर फंक्शन इज फॉर्म। यानी कि आप इस तरीके से एक ग्रोथ का चार्ट यहाँ पर बना सकते हैं, जिसको हम, ये आपको इसमें अभी नहीं जाना है, वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर पर अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, हमारे पास जो भी मीन लेंथ है और मीन बेसिन एरिया है, तो हम पाएंगे कि इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ रहे हैं, तो समय में आगे बढ़ने के साथ साथ इसका एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इसका जो बेसिन एरिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ को हम इस वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पाते हैं कि इसका एरिया भी और इसकी लेंथ भी समय के साथ इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हम इसको कंपेयर कर पा रहे हैं किससे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक प्लांट से, एक एनिमल से हम इसको कंपेयर कर पा रहे हैं। तो लिविंग एरिया के साथ कंपेयर करना लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ कहलाता है। समय के साथ वृद्धि होना स्ट्रीम की लेंथ में और एरिया में लॉ ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी शब्द आपके लिए नया नहीं है, स्ट्रीम शब्द भी आपके लिए नया नहीं है। सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि जब भी देखिए किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके शब्द पे, उसके वर्ड पे फोकस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, उसको तोड़ दीजिए, दो शब्दों में तोड़ दीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी और स्ट्रीम, स्ट्रीम और फ्रीक्वेंसी दो शब्द हैं। तो स्ट्रीम माने तो नदी होती है, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति। अब फ्रीक्वेंसी आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई चीज कितनी बार आती है, उसके नंबर कितनी बार आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ सिंपल सा, एक ये लाइन अगर आप समझ गए तो हो गया काम। द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट एरिया। मान लीजिए ये कोई एक एरिया है, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो सकता है। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी नदियां हैं, कितनी स्ट्रीम्स हैं। ठीक है? ये पर स्क्वायर में, ये पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, या फिर इस तरीके से पर स्क्वायर माइल भी कह सकते हैं हम। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर हम जनरली बोलते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में टोटल कितनी नदियां हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने सोचा कि इसमें 4 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, नंबर से यहाँ पर है। इनकी लंबा ना ही लंबाई से, ना ही इनके एरिया से, सिर्फ नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर कितना है पर यूनिट एरिया में, ये रीजन का स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
फॉर द assumption of the stream frequency, SF माने stream frequency, the basin is conveniently divided into grids. अब हमें क्या करना होता है, पूरा जो एरिया है इस पूरे एरिया को हम ग्रिड्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसे स्क्वायर ग्रिड्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे। और ग्रिड्स में डिवाइड करने के बाद इस टोपोग्राफिक शीट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं, इसमें कितने नंबर हैं। तो हर एक का हमें पता चल जाता है कि किसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। इस प्रकार से हम स्ट्रीम फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर माइल में या किलोमीटर में ऐसे करके, डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड करता है कि मैप पर स्केल की, मैप का स्केल क्या है, बहुत लार्ज है, बहुत स्मॉल है, इस तरीके से। एंड एरिया, एरियल कवरेज, कितना एरिया कवर किया गया है बेसिन का, एंड द नंबर ऑफ स्ट्रीम इन ईच ग्रिड काउंटेड, उसको काउंट कर लेते हैं और टेबुलेटेड फॉर्म में उनको हम क्वांटिफाइड करके टेबल बना करके उसको लिख देते हैं। ठीक है, द स्पाशियल पैटर्न ऑफ स्विंग फ्रीक्वेंसी इज स्टडी थ्रू द आइसोप्लेथ और कोरोप्लेथ मैप। अब ये आइसोप्लेथ मैप क्या है, कोरोप्लेथ मैप क्या है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको। ये आइसोप्लेथ मैप और कोरोप्लेथ जो मैप है क्वांटिटेटिव मैप होते हैं दोनों। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू, इन मैप के थ्रू हम स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इसको। अब अगर जनरल कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी को, तो आपके सामने जनरल कैटेगरीज लिखाई गई है। अगर वेरी पुअर स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी मतलब 0 से 2 के बीच में, बहुत पुअर फ्रीक्वेंसी है, मतलब केवल एक दो ही है, जीरो एक भी नहीं है, या फिर दो केवल स्ट्रीम है, तो उसको वेरी पुअर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। पुअर फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, अगर 2 से 4 नंबर आ जाते हैं, 2 से 4 अगर काउंट आता है तो उसको हम पुअर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मॉडरेट किसे बोलेंगे, 4 से 6 के बीच में अगर आएगा तो इसे मॉडरेट बोलेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाएगा, जिसमें 6 से 8 स्ट्रीम के बीच में अगर नंबर आता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, 8 से अगर ज्यादा नंबर्स हैं तो इसको हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सिर्फ नंबर है, ना कि एरिया, ना ही इसका टोटल लेंथ, सिर्फ नंबर, नंबर हमें काउंट करना है। अब आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी से क्या मतलब होगा, डेंसिटी आप समझते हैं, आपने पॉपुलेशन डेंसिटी तो पढ़ा ही है, बिल्कुल पढ़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में आप क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना है टोटल एरिया से, यही तो करना है ना। टोटल पॉपुलेशन को हमने ऐड किया है, टोटल एरिया काउंट किया है, तब जाके हम करते हैं। तो डेंसिटी यहाँ पर कैसे रेफर करते हैं, डेंसिटी रेफर टू द टोटल स्ट्रीम लेंथ। अब देखिए यहाँ पर टोटल स्ट्रीम लेंथ है, ना कि नंबर। हमें टोटल लेंथ कितनी है ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी पर यूनिट एरिया में। अब ये पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, पर स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है, पर स्क्वायर मील भी हो सकता है। एक स्क्वायर किलोमीटर में, सपोज कीजिए हम एक स्क्वायर किलोमीटर कह रहे हैं, तो एक स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीम है हमें उसके नंबर से मतलब नहीं है, उनकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, इनकी टोटल लंबाई मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, और फिर इसका जो टोटल एरिया है वो कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे ऐसे करके। ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू एल के और बटे ए के। एल के मतलब स्ट्रीम सेगमेंट का लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट, कितना लेंथ है इसमें, जितनी भी नदियां होंगी, जितनी भी स्ट्रीम्स होंगी, उन सभी की लंबाई को टोटल करके हम ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में, और बटे, या इसको अंश भी बोलते हैं हिंदी में, या न्यूमरेटर बोलते हैं, हर में हम लिख देंगे ए के मतलब टोटल एरिया ऑफ द बेसिन। बेसिन का टोटल एरिया कितना है उसे डिवाइड कर देंगे, हमारे सामने डेंसिटी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही तो हम करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन होता है, उसके टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं, हमारे सामने उस पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर स्टेट का या फिर कंट्री का टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आती है। तो सेम उसी की तरह है, टोटल बेसिन का लेंथ, टोटल जो स्ट्रीम है उनका लेंथ। अब यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर है पर यूनिट एरिया में, और यहाँ पर स्ट्रीम की लेंथ है पर यूनिट एरिया में। हॉर्टन ने 1945 में डिफाइन किया है ड्रेनेज डेंसिटी एज अ रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम सेगमेंट इन अ गिवन ड्रेनेज बेसिन टू द टोटल एरिया ऑफ द बेसिन। जाहिर सी बात है, अगर जहां पर भी ये बटा है या डिवाइड हमें करना है, तो टोटल बेसिन की जो स्ट्रीम है उनकी लेंथ और इसके टोटल एरिया के बीच का रेशियो होता है ड्रेनेज डेंसिटी। ये इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ड्रेनेज डेंसिटी को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और पहले इसका आइसोप्लेथ मैप बनाया जाता है, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ड्रेनेज डेंसिटी के बारे में भी इसका कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए, वेरी लो ड्रेनेज डेंसिटी अगर होगी तो इसका मतलब है कि 0 से 2 के बीच में है। लो ड्रेनेज डेंसिटी है, इसका मतलब 2 से 4 के बीच में नंबर आएगा। मॉडरेट है तो मतलब 4 से 6 के बीच में आएगा। हाई डेंसिटी है
तो 6 से ज्यादा होगा, वेरी हाई होगी तो इससे भी ज्यादा होगा ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम लेंथ इन ग्रेड स्क्वायर, पहले इसको भी हम ग्रिड में स्क्वायर में पहले रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रिड बना लेते हैं, जैसा मैंने आपको स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी में बताया। तो पहले हमने इसका ग्रिड्स बनाया, और ग्रिड्स बनाने के किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ओपिसोमीटर। ठीक है, और वेरी टेडियस, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, जो अभी ये पिछला मेथड है जो हमने प्रीवियस मेथड इसमें देखा था स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी में, तो ग्रिड्स बना करके रिप्रेजेंट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है, साथ ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेंडियम टू द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट एरिया टू कैलकुलेट डेंसिटी हैज डाइवर्टेड द अटेंशन, इंटरेस्टेड वर्क इज द फील्ड एक्सप्लोरर। अल्टरनेटिव मेथड, इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, क्योंकि ये जो मेथड है अभी ग्रिड्स बनाना, फिर उनको कैलकुलेट करना, लंबाई पहले टोटल कैलकुलेट करना, फिर ड्रेनेज एरिया कैलकुलेट करना, उसके बाद उनको डिवाइड करना, लंबा प्रोसेस है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अल्टरनेटिव वो मेथड कौन कौन से हैं ऑफ रैपिड एस्टिमेशन ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी, जिसकी मदद से हम जल्दी से ड्रेनेज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव रैपिड एस्टिमेशन ड्रेनेज डेंसिटी के मेथड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ये 5 मेथड नाम लिखे हुए हैं। आपको इनमें कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, जो यूजीसी नेट के लिए सीख रहे हैं, और जो कुछ ऐसे हैं जो मास्टर्स में मुझसे पूछते हैं, तो देखिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो अपना फाइल आप बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको काम करना होगा कि डेंसिटी, टोटल एरिया कितना है, टोटल लेंथ कितना है, उसको जोड़िए, डिवाइड कीजिए, और अपना फाइल आप बना सकते हैं। ठीक है, वर अब देखिए यहाँ पर मेरे साथ में जो है लिमिटेशन होता है, मुझे उन स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान में रखना होता है जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अगर उनको मैं ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वो उनके किसी काम का नहीं है, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो आप आगे का काम कर लेंगे। ठीक है ना, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप बता दीजिएगा। तो ड्रेनेज डेंसिटी को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है, बस आपको नाम याद रखना है। जैसे पहला मेथड है प्रोबेबिलिस्टिक लाइन इंटरसेक्शन मेथड, जो कि CW कार्लस्टन और WJ लैंगबिन 1960 के द्वारा दिया गया है, इसमें इस टाइम पर दिया गया था। सेकंड मेथड आता है टी वर्ल्स मेथड 1966 में, ये किस पर बेस्ड है, ऑन द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट वाटर कोर्स। ठीक है, थर्ड मेथड आता है फोटोकेमिकल मेथड, ये वाइंस गार्डनियर के द्वारा दिया गया 1974 में। नेक्स्ट आता है आपका जे डॉनहू मेथड है 1972 का। इन्होंने यूज किया है द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ए रेगुलर ग्रिड दैट टच ए स्ट्रीम एज एन इंडेक्स ऑफ स्ट्रीम लेंथ। फिर डिजिटाइजेशन ऑफ ड्रेनेज लाइन, ये सलमान सिंह सर के द्वारा दिया गया है टेक्सचर मेथड 1966, 76 में, 78 में, और इन्होंने रिवीजन इसको क्या है, रिवाइज किया है 81 में फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पर स्पाशियल वेरिएशन अगर हम देखें, द स्पाशियल वेरिएशन इन ड्रेनेज डेंसिटी हैज बीन रिलेटेड टू। अब ड्रेनेज डेंसिटी देखिए एक जगह से दूसरी जगह में इसमें अंतर आता है, जाहिर सी बात है। क्या हर क्षेत्र की ड्रेनेज डेंसिटी एक होगी, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग होती है, किसी रीजन की ज्यादा है, बिहार की, उत्तर प्रदेश की डेंसिटी ज्यादा है, इंडो गेंगेटिक वाला प्लेन है, कारण है ना उसके कुछ ना कुछ। तो वैसे ही किसी क्षेत्र की ड्रेनेज डेंसिटी में भी अंतर आता है, तो उसके क्या क्या कारण है, ड्रेनेज डेंसिटी में वेरिएशन क्यों आ रहा है, विभिन्नता क्यों आ रही है, इसको कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड हैं। किसी ने बताया कि प्रेसिपिटेशन की वजह से ये डेंसिटी में अंतर होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस किसका है, मिल्टन का है 1957 का। किसी ने बताया कि नहीं, वेजिटेशन इंडेक्स की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आर जे चोरले 1957 में। किसी ने परमेबिलिटी ऑफ टेरेन, परमेबिलिटी आप समझते हैं पानी कितना नीचे परकुलेट कर पा रहा है, CW चार्ल्सन 1963 में। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कई सारे स्कॉलर्स ने बताया, जिसमें सॉइल रिलीफ, रॉक टाइप है ना, वेजिटेरियल कवर, इन सब के आधार पर प्रेसिपिटेशन, सी ए कॉटन है जैसे कि 1964 में। रेनफॉल इंटेंसिटी के आधार पर बताया चॉर्ले ने और मॉर्गन ने, मिल्टन ने, इन सब का ईयर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉर्गन का 1962 और मिल्टन का 1957 में। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मतलब रॉक टाइप, रिलेटिव एज इन इंटरप्रेशन, प्रेसिपिटेशन इनटू ग्राउंड सरफेस, यानी कि पानी जो गिर रहा है वो ग्राउंड सरफेस में कितना इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, अंदर की तरफ रिस करके जा रहा है, और वेटियल कवर क्या है, इसके आधार पर बताया सर और रेणु श्रीवास्तव जी ने 1974 में।
तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये है ड्रेनेज डेंसिटी को स्पाशियल वेरिएशन करने वाले फैक्टर, और ये अल्टरनेटिव मेथड है ड्रेनेज डेंसिटी के। इन दोनों को आप याद रखिएगा। फाइनल हम अब आ गए हैं ड्रेनेज टेक्सचर पर। ड्रेनेज टेक्सचर क्या होता है? तो टेक्सचर पहले मैं आपको शब्द बताता हूँ। ड्रेनेज तो आप समझ गए हैं पहले ही, अपवाह का अपना एक तंत्र होता है। टेक्सचर माने क्या होता है, ये आप रिमोट सेंसिंग में भी पढ़ेंगे। टेक्सचर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पिक्चर है, ठीक है, आप अपनी पिक्चर क्लिक करके देखिए, अभी क्लिक करके देखो अपनी पिक्चर। आपका अगर बाल है, ठीक है, बालों में जो कलर है वो ब्लैक इसमें आएगा, वो स्मूथनेस होगी कलर में। चेहरे का कलर एक ही प्रकार का कलर होगा, ठीक है। या फिर अगर आप किसी फोटोग्राफ को देखेंगे, उसमें कलर की जो स्मूथनेस और रफनेस होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और कलर है, यहाँ पर कुछ और डॉट डॉट में है कलर, तो इस पूरे रीजन में कलर एक ही प्रकार का है, फिर यहाँ पर कुछ दूसरे प्रकार का है, यहाँ पर एक ही प्रकार का है, यहाँ पर दूसरे प्रकार का है। तो रफनेस ऑफ और स्मूथनेस ऑफ ए कलर, ठीक कहलाता है टेक्सचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट है ड्रेनेज टेक्सचर का, जिसका मतलब होता है वी मीन द रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ ड्रेनेज लाइन। अब यहाँ पर टेक्सचर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक ये एरिया है, इस एरिया में ड्रेनेज बेसिन में कुछ नदियां हैं, ठीक है। इसको मैं अगर आपको डायग्राम से भी दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, टेक्सचर का मतलब हो गया है कि इन दो नदियों के बीच में कितना रिलेटिव स्पेस है, अंतर कितना है दो नदियों के बीच में। तो रिलेटिव स्पेस ऑफ टू स्ट्रीम, बिटवीन टू स्ट्रीम। तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, ड्रेनेज टेक्सचर कहलाएगा। रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ ड्रेनेज लाइंस, दो लाइंस है उनके बीच में स्पेस कितना है, जीएच स्मिथ ने 1950 में ये बताया है। हॉर्टन 1945 में इसको डिफाइन करते हैं, ड्रेनेज टेक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है, हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक रीजन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टेक्सचर भी इसका ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो टेक्सचर भी कम होगा। In fact, the term ड्रेनेज texture has been used loosely and no successful attempt has been made to search out quantitative parameter for its calculation। यानी कि ड्रेनेज टेक्सचर जो है ये आगे जाकर के बहुत डिटेल में इसमें काम नहीं हुआ, बल्कि इसके आधार पर कुछ दूसरे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करना शुरू हुआ स्कॉलर्स के द्वारा। जैसे कि आगे आप देखिएगा, सविंदर सिंह सर आते हैं 1976 में, 78 में, इन्होंने ड्रेनेज टेक्सचर मस्ट बी यूज्ड टू इंडिकेट रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रीम इन एरिया ऑफ ए लीनियर डायरेक्शन। एक लीनियर डायरेक्शन में आप इसका शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस ही अटेम्प्टेड टू फाइंड आउट इन न्यू पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज टेक्सचर। तो एक नए पैरामीटर ड्रेनेज टेक्सचर का, एक नया इसके इस शब्द के इस्तेमाल पर मतलब इसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि लीनियर डायरेक्शन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1967 में, 66 में और 68 में इसको ये रिप्लेस करते हैं द डेविएशन ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी से। ड्रेनेज डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है, एक पर्टिकुलर टोटल हमने लेंथ क्या कैलकुलेट किया, इस रीजन में कितना टोटल लंबाई है ड्रेनेज स्ट्रीम्स की, इसका एरिया कितना है, वो आ गया। मीन, एक ये मीन निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। इस औसत से पर्टिकुलर का कितना, पर्टिकुलर स्ट्रीम कितना डेविएट कर रही है, इसका डेविएशन अगर हम निकाल लें तो इसको ड्रेनेज टेक्सचर के रूप में सर मानते हैं। डेविएशन ऑफ द ड्रेनेज टेक्सचर इज क्विक एंड इजियर मेथड। ये जो ड्रेनेज टेक्सचर है, इससे आसान मेथड क्या है, डेरिवेशन ऑफ ड्रेनेज टेक्सचर मेथड। ये आसान है, क्विक है, इजियर मेथड है, as it involve only counting of stream crossing along 4 edges। जैसे मान लीजिए ये 4 एजेस हैं इसकी, इन चारों एजेस से कौन कौन सी स्ट्रीम्स क्रॉस कर रही हैं उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑफ ईच ग्रिड एंड इट्स टू डायगोनल रादर देन मेजरिंग द लेंथ एज इज डन इन ड्रेनेज डेंसिटी। मतलब इसके अलावा अगर आपको ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये इस तरीके से भी ड्रेनेज डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको डेरिवेशन और ड्रेनेज टेक्सचर के रूप में कहा गया है समुद्र सिंह सर के द्वारा। ठीक है, अब इसके आधार पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है और ये बताया भी गया है कि ड्रेनेज टेक्सचर जो है आप कैसे करके इसको क्वालिफाई यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। वेरी कोरस ड्रेनेज टेक्सचर अगर होगा तो इसका जो नंबर है वो 0.8 के ऊपर आएगा। अगर कोरस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है इसका मतलब 0.8 से 0.6 के बीच में आएगा। मॉडरेट है तो आपको 0.6 से 0.4 के बीच में आएगा। फाइन ड्रेनेज स्ट्रक्चर है तो 0.4 से 0.2 के बीच में आएगा। और बहुत फाइन ड्रेनेज स्ट्रक्चर है तो 0.2 से 0.001 के बीच में आता है। ठीक है, इसको आप स्पेसिंग को, इनके बीच की जो स्पेसिंग है आप इसे माइल और किलोमीटर
के रूप में भी स्क्वायर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोप्लेथ मैप आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेड डाटा ऑफ डेंट टेक्सचर। इसके आधार पर फिर आइसोप्लेथ मैप बनाए जाते हैं उस रीजन के। जैसे यहाँ पर आपको ये आइसोप्लेथ मैप दिखाई दे रहा है, तो ये इसी डाटा के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट के, किसी भी स्पाशियल यूनिट के। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये सामने आपको लिखा हुआ है समझन सर के द्वारा 1981 में, 1/T+P और यहाँ पर बटे ये 2 है। तो इसका मतलब लिखा हुआ है डेनिट टेक्सचर एवरेज स्पेसिंग एएस का मतलब एवरेज स्पेसिंग बिटवीन टू स्ट्रीम। और यहाँ पर इनका और भी ज्यादा ये लिखा हुआ है T1 T2 T3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीम नेटवर्क एंड ग्रिड्स स्क्वायर डायगोनल्स। बस ये आपको थोड़ा थोड़ा देखते चलना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आगे इसी में थोड़ा और काम किया गया है। समर सिंह, वी गार्डिनर, एस एस ओझा सर, इन सब के द्वारा 1986 में इन्होंने इस्तेमाल किया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, अभी तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके लिए कुछ बेस होता है, उसको तभी हम सीखेंगे मॉर्फोमेट इसमें स्टेटिस्टिक्स में। अभी मैं आपको हिंट कर देता हूँ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी फिनोमिना में एक बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रिंसिपल इफेक्ट होता है, प्रिंसिपल कॉज होता है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा होता है। जैसे कि अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप कुछ, आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज किया है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मेन रीजन होगा और बाकी कुछ ऐसे सब रीजन होंगे, मतलब वो कुछ छोटे छोटे रीजन है, एक मेन रीजन है और बाकी छोटे रीजन है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में किसी फिनोमिना के प्रिंसिपल इफेक्ट, प्रिंसिपल कॉज का हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की to the analysis of spatial variation of drainage density in Palamu upland। पलामू जो रीजन है उसका ड्रेनेज डेंसिटी को कैलकुलेट करने का इन्होंने प्रयास किया इस मेथड के द्वारा। और ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे दैट द ड्रेनेज डेंसिटी एंड ड्रेनेज टेक्सचर हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। कि ड्रेनेज डेंसिटी और जो ड्रेनेज टेक्सचर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होती हैं ऑन the stream component and appear to yield virtually identical information concerning aspect of the form। यही बात है कि दोनों एक जैसी ही होती हैं लगभग। डेंसिटी डेंसिटी को आप मे बी रिप्लेस कर पाते हैं किससे, डेंसिटी टेक्सचर से, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इट एज द लेटर इज मच इफेक्टिवली रिलेटेड टू द मॉर्फोमेट्रिक वेरिएबल एज द डेंसिटी एंड इट्स टेक्सचर। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो डेंसिटी वो है, इस शब्द को आप टेक्सचर से रिप्लेस कर सकते हैं। 5 कैटेगरीज में आप ड्रेनेज टेक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं, वेरी कोरस, कोरस, मॉडरेट, फाइन, वेरी फाइन, इस तरीके से। और शुड बी टेकन रिप्रेजेंटेटिव है, एक्सट्रीम लो, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, इस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज हमने ड्रेनेज टेक्सचर पढ़ा, और ड्रेनेज टेक्सचर के बाद आज हमने ड्रेनेज डेंसिटी भी पढ़ी, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, एलोमेट्रिक ग्रोथ पढ़ा और बेसिन एरिया पढ़ा। ठीक है, इसके नोट्स आपको जैसे ये एक सेक्शन कंप्लीट होता है, अभी इसके बाद हमने 2 सेक्शन पढ़ लिए। देखिए, हमने मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में आपका लीनियर एस्पेक्ट पढ़ लिया है, हमने एरियल एस्पेक्ट पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद आपका रिलीफ एस्पेक्ट शुरू करने वाले हैं। रिलीफ एस्पेक्ट में भी 8 टॉपिक हैं, इसमें भी हमने 8 मेथड्स को सीखा, इसमें भी हमने 8 मेथड को सीखा, तो इसमें भी हम 8 मेथड को ही सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं निश्चित रूप से आपका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया, तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिएगा और अपने जो विचार हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ अगर इम्प्रूवमेंट लगता है वो भी मुझे बताइए। कुछ भी आपको जो बात है ज़रूर से अपने फीडबैक दिया करें, क्योंकि फीडबैक देने से हमें पता लगता रहता है कि हाँ ठीक है, जो काम हो रहा है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई में वो हेल्पफुल है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे पता चलता रहेगा। ठीक है, तो नोट्स में आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि नोट्स आपको यहीं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। जब भी कोई सेक्शन कंप्लीट होता है, देखिए नोट्स में तभी अपलोड करता हूँ, ऐसे हर रोज अपलोड नहीं करता हूँ। जब कोई सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी कार्टोग्राफी कंप्लीट हुआ था, तो कार्टोग्राफी का कंबाइंड पीडीएफ नोट्स मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पर।
कार्टोग्राफी के बाद अगर आपका जैसे ये वाला लेक्चर कंप्लीट होगा आपका मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, तो मैं मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस की कंबाइंड पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।